नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोगों की डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 85 पार्ट देखेंगे। और आज की डेट में जो डेली आंसर राइटिंग है वो आपका बीओ एग्ज़ाम, बीओ मेंस और यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक जीएस 4 पेपर की केस स्टडी को भी देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग ये जो दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को अच्छे से आप लोग देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और यह जो उत्तर लेखन क्षमता है, जो यह उत्तर लेखन की सीरीज चल रही है, ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। और आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जीएस 3rd पेपर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 169 है, 169 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके साथ में क्या है दोस्तों कि जैसे इस प्रश्न को लिखने से पहले, जैसे इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को बीओ का मेंस और जो यूपी पीसीएस मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंस के लिए, प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल फ्री है, उसके भी लेक्चर बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर है 9140085178, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो आज का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं तो वो आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में प्रश्न में लयबद्धता होनी चाहिए। जहाँ पर पैराग्राफ लगे उस समय पैराग्राफ में उत्तर दीजिए, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ पॉइंट्स देने चाहिए तो वहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। हेडिंग का प्रयोग मत करिए और जो अच्छे शब्द हैं तो उनका चयन आप जरूर करिए, ठीक है। और कल की डेट में एक लोगों ने कमेंट करके एक चीज़ बोली थी कि जो अगर मेरी पढ़ने योग्य राइटिंग अगर है तो नंबर क्यों काटेगा। मैंने ये नहीं बोला था कि पढ़ने योग्य राइटिंग है तो आपको नंबर वो काटेंगे। मैंने ये बोला था कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना था, ठीक है। अगर आपकी पढ़ने योग्य राइटिंग है, आपने कंटेंट अच्छा दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी हैंड राइटिंग अगर है, साफ सुथरा लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी राइटिंग है तो उसका प्रभाव पड़ता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। जीएस 3rd पेपर का प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस और बीओ मेंस के लिए। जैसे ये है 125 शब्दों में है तो बीओ मेंस के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसको 125 शब्द, 50 शब्द और 25 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इतने ही पॉइंट्स पे लिखेंगे तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मानव तस्करी को नियंत्रित करने के उपाय सुझाइए। तो देखिए हमारे यहाँ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में जो आपका मानव तस्करी है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो इसी को नियंत्रित करने के उपाय बताने हैं। तो लेकिन इससे पहले आपको मानव तस्करी का स्वरूप भी थोड़ा सा बताना होगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें देशों के मध्य में और एक देश के अंदर हमारे देश में किस तरीके से स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। देखिए मानव तस्करी की जहाँ तक बात आती है तो मानव तस्करी वर्तमान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। और इसके साथ में क्या है कि जो मानव अंगों का व्यापार होता है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ठीक है। देखिए ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो यह देखिए अंतर्देशीय भी होती है, देशों के मध्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। बहुत सारे देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में और बड़े डेवलप कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं, ठीक है। धड़ल्ले से ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मानव अंगों का क्रय विक्रय या मानव का ही क्रय विक्रय क्या कहलाता है, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। मानव तस्करी, अवैध रूप से मानव का क्रय विक्रय आपका क्या कहलाता है, ठीक है। या जो आपका मानव का क्रय विक्रय है ये पूर्णतः अवैध माना जाता है, गलत माना जाता है, ठीक है। तो यह मानव तस्करी और मानव तस्करी देखिए जैसे मादक पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी जैसे अफीम है, हीरोइन है, चरस है, गांजा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी मानव तस्करी की जाती है। ये भी एक चीज़ें हैं। एक मीडियम भी बनते हैं ये लोग,
ठीक है। लोगों के माध्यम से ही ये मादक पदार्थ होते हैं, तो मादक पदार्थों की तस्करी होती है। और क्या चीज़ें होती हैं मानव तस्करी के, अगर चीज़ों को देखेंगे, आयामों को देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो आतंकवादी संगठन जो चलाते हैं, ठीक है, जितने भी जो टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं, तो वो लोग अपना संगठन चलाने के लिए एक संगठित रूप से गिरोह के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये लोग भी कहीं ना कहीं, भाई इनको भी धन चाहिए, इनको भी लोग चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग नवयुवक होते हैं तो उनका बहला फुसलाकर, दबाव डालकर, हर तरीके से लालच देकर, पैसे का लालच देकर या अन्य चीज़ों का भी लालच देकर ये लोग अपने जो आतंकवादी संगठन जो होते हैं उनमें यह शामिल करते हैं, ठीक है। और जो मानव तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वर्तमान में अगर देखेंगे तो देखिए ये एक ऐसी समस्या है, सभी देशों में लगभग है। जैसे आप नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। भारत में लड़कियां हैं, वेश्यावृत्ति में लाई जाती हैं, होटलों में, पबों में, और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर जाती हैं, ठीक है, उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। तो ऐसे में क्या है, अब देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का उपयोग बहुत सारे अन्य आयामों में किया जाता है कि लोग सुसाइड बमर के रूप में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता, वो अनजाने ऐसे कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, पैसे के लालच में या अन्य आर्थिक समस्याओं की वजह से, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे बांग्लादेश में है, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, दिल्ली में भी रेड लाइट है, और आपका पश्चिम बंगाल में भी, कोलकाता में भी है, वाराणसी में भी, मतलब बहुत सारी जगह रेड लाइट एरिया जो हैं। अब जो बैंकॉक है, ठीक है, बैंकॉक में भी जो अन्य देशों की जो लड़कियां हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, वहाँ पर उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो मानव समाज के लिए बहुत ही गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। अनेक आयामों में, अलग अलग कार्यों में इन लोगों को लगाया जाता है। जैसे होटल है, ढाबे हैं, रेड लाइट एरिया है, इनमें इनका जमाव, इनमें इनको लाया जाता है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अन्य देशों से भी लड़कियां लाई जाती हैं, और लड़कियों को इंडिया से अन्य देशों में भी भेजा जाता है अवैध रूप से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें गलत हैं समाज के हिसाब से, उन जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति के हिसाब से। तो हर तरीके से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये गलत होती है, और वो चाहे अंतर्राज्यीय स्तर पर भी हो, कि जैसे झारखंड है, बिहार है, यहाँ की जो छोटे बच्चे होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं उनको अलग राज्यों में ले जाया जाता है, उनसे काम करवाए जाते हैं, कल कारखानों में उनको बंधुआ मजदूर की तरीके से ट्रीट किया जाता है, और प्लस उसके साथ में उनसे वेश्यावृत्ति भी करवाई जाती है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हमें समाज में दिखाई देती हैं, ठीक है। अब देखिए नेपाल है, बांग्लादेश है, ये हब बनते जा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। बहुत सारे अन्य देशों से भी यहाँ लड़कियाँ आती हैं, और जो बड़े बड़े हब हैं तो अन्य देशों में भी, जैसे आप अगर मादक पदार्थों की जो ट्रैफिकिंग है, ठीक है, मादक पदार्थों का जो क्रय विक्रय व्यापार जो होता है, तो वो आपका अफ़गानिस्तान के रास्ते आपका इसी रास्ते से, अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया है पाकिस्तान है, और ये अफ़गानिस्तान है, ये इंडिया है, ये चाइना का बॉर्डर लगता है। तो ये वाला जो रास्ता जो जाता है मिडिल ईस्ट के लिए, ठीक है, मध्य एशिया के लिए जो जाता है, तो ये वाले रास्ते में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत, जो मादक पदार्थ हैं उनकी भी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए जो लड़कियां हैं, लड़कियों की तस्करी जो होती है वर्तमान में अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी देश में। जो ह्यूमन है, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, प्लस इसके साथ में इनके अंगों की भी ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। अवैध जो इनका क्रय विक्रय है वो किया जाता है। तो ये चीज़ें समाज के लिहाज से, लोगों के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। अब इन चीज़ों को देखते हैं कि इनको नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए नियंत्रित करने के उपाय यही हैं कि सबसे पहले जो सीमाएँ हैं किसी भी राष्ट्र की, वो चाहे बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, किसी भी देश की सीमा हो, सीमाओं का प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से करना होगा। सीमाओं की गहन जांच करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति आता है या जाता है, उसकी चेकिंग किस तरीके से होती है। तो इन सारी चीज़ों पर जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन पर बात होनी चाहिए, उनको ठीक किया जाना चाहिए, ठीक है।
इसके साथ में अन्य चीज़ें हैं कि जैसे सभी देशों की खुफिया एजेंसीज जो होती हैं तो उनको सुदृढ़ बनाना, वो जानकारी ले सकें कि कौन से देश में कहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, या आतंकवादी समूह जो हैं बच्चों को अपने संगठन में बहला फुसला रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं वो अपने गिरोहों को संचालित ना कर सके, उनकी कमर तोड़ना, ठीक है, उनको हर तरीके से निस्ताराबूद करना। तो ये सारे के सारे कार्य जो हैं खुफिया एजेंसीज को और सरकार को अनेक कानूनों के द्वारा इन चीज़ों को कम करना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि जैसे देखिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीति का, प्रशासन का और संगठित जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, तो इन तीनों का गठजोड़ मिलता है। तो इस गठजोड़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई भी अवैध व्यापार हो रहा है, वो चाहे मादक पदार्थों का हो या लोगों का हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के संरक्षण में चलता है, वो चाहे शासन प्रशासन का हो या नेताओं का हो या जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं उनके अंडर में ये चीज़ चल रही हो, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक गठजोड़ चलता है, इसको तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या है कि इनके धन स्रोतों पर भी नियंत्रण करना कि फंडिंग आखिर कहाँ से हो रही है, इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, पैसे का जो आवाजाही होती है या जो लेन देन होता है, तो उन पर भी अच्छी तरीके से चीज़ों को देखना, उनको ट्रैकल करना कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कहाँ से कहाँ पैसा आ जा रहा है, ठीक है। इन चीज़ों पर भी निगरानी रखना और जो आतंकवादी समूह हैं उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखना, उनको ख़त्म करने का प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय जो सही संस्थाओं के से भी सहयोग मिलना चाहिए कि जैसे देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं चल रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और अन्य आयोग जो होते हैं जो मनुष्य की गरिमा और सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनमें सामंजस्य बनाना। भारत की कोई संस्था है जो लोगों के हितों के लिए काम कर रही, बच्चों के हितों के लिए काम कर रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के भले के लिए कैलाश सत्यार्थी जो हैं एक एनजीओ चलाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मतलब लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, इनको फंडिंग अच्छी करनी चाहिए जिससे अपने अच्छे कार्यों को और प्रसार कर सकें, ठीक है। इसके साथ में क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो सरकार है, सरकार के जो मेन डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, जो खुफिया डिपार्टमेंट है और अन्य देशों से जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, उनसे सहयोग प्राप्त करना हर तरीके से कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जैसे मान लीजिए नेपाल से हो रही है या बांग्लादेश से हो रही है, तो दोनों जगहों पर एजेंसियों को सहयोग करना एक दूसरे से, ठीक है। और क्या है कि जैसे विश्व के अनेक मंचों पर इन मुद्दों को उठाना, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन हैं, इनको इन मुद्दों को आतंकवाद उठाया भी जाता है, जैसे G20 है, G5 है और G7 है। तो मतलब इन सारी चीज़ों पर जो बड़े बड़े संगठन हैं और यूनाइटेड नेशन में भी इन चीज़ों को, इन मुद्दों को गंभीरता से रखना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन के, जैसे जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो चीज़ें कानून बनाए गए हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। और देश के अंदर जो सीमाओं का प्रबंधन है वो अच्छा होना चाहिए, ट्रैफिकिंग ना हो सके इसकी निगरानी करनी चाहिए और कड़े कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ दोस्तों पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है आपका बीओ मेंस का और यूपी पीसीएस मेंस और आपका जो यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 का, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए अभी तक क्या है, अभी 2 दिन हैं, कल की डेट में है 4 तारीख 5 तारीख, तो 2 दिन के लिए बस केवल रहेगा। जो 50% ऑफ था उसके बाद में पुनः पुरानी वाली फी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो जो लोग भी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर की बात है, ठीक है। बाकी बताना मेरा काम था क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, लॉकडाउन अब प्रोसेस पूरी की तरीके से अच्छी तरीके से खुल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए लेट न करते हुए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पेपर 4 का है, केस स्टडी है, ध्यान रखिएगा केस स्टडी है, तो इसको आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो देखिए केस स्टडी है और प्रश्न संख्या जो है 170 है, 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है।
जैसे देखिए, मान लीजिए आप एक आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक हॉस्टल में रहते हैं। आपकी उम्र 25 है और आपके रूममेट की उम्र भी 25 वर्ष है। एक दिन आपके रूममेट ने आपको बताया कि उसका रुझान समलैंगिकता में है, ठीक है, और आपसे निवेदन करता है कि यह बात किसी को ना बताए। ऐसी स्थिति में आपके सामने कौन कौन से नैतिक विकल्प हैं और उनमें से आप किसे चुनना चाहेंगे? तो ये देखिए बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न होते हैं जो केस स्टडी बनती है, तो उसको आपको बहुत ही देखिए, जितने भी डायमेंशन होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, सबसे पहली बात तो इसमें पक्ष केवल एक ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका एक रूममेट है, ठीक है, प्लस समाज है, समाज के नैतिक नियम है, क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपका रूममेट है, आपकी उम्र भी 25 साल है, उसकी उम्र भी 25 साल है। अब ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि दोनों लोग बालिग हैं, सबसे पहली बात ये। लेकिन आपका फ्रेंड है, वो रूममेट है, उसने आपसे बताया कि वह जो उसका रुझान जो है समलैंगिकता में है, और वह आपसे निवेदन भी करता है कि आप किसी को ना बताएं। अब आपके सामने कौन कौन से विकल्प बनते हैं? तो पहला विकल्प जो आपके सामने बनेगा, तो पहला प्रश्न क्या बनेगा कि क्या सूचना गोपनीय रखनी चाहिए? क्या उसने जो मुझे बात बताई है, क्या उसको किसी को नहीं बताना चाहिए? ठीक है, तो ऐसे स्थिति में दो चीज़ें हैं। हमारे रूममेट का एक पर्सनल रिलेशन होता है, ठीक है, और एक रूममेट का प्लस समाज का एक रिलेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे स्थितियों में जैसे मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है और ये रूममेट है और ये आपका समाज है, ठीक है, सोसाइटी है। अब यहाँ पर आपका भी कर्तव्य समाज के प्रति है, इस व्यक्ति का भी कर्तव्य भी समाज के प्रति है, ठीक है। अब आपके रिलेशन इस व्यक्ति की रूममेट से, आपका रूममेट है, आपका फ्रेंड है, आपके निजी संबंध भी हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थितियों में आपको कौन से कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 तर्क आते हैं कि जैसे आपको सबसे पहली बात यह है कि आपका एक निजी संबंध भी है उससे। आपको जो व्यक्ति हैं आपको तब तक नहीं बताना है, ठीक है, तब तक नहीं बताना है जब तक ये चीज़ें सार्वजनिक हितों को प्रभावित ना करती हों, ठीक है, किसी व्यक्ति को प्रभावित ना करती हूँ। अब गलत तरीके से आपका रूममेट जो है गलत तरीके से किसी के साथ में रिलेशन बनाता है जाके, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपकी गलती, ये आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप बताएं लोगों को, ठीक है, और एक नैतिक दायित्व तो आपका बनता है उस व्यक्ति के प्रति, जो रूममेट है उसके प्रति, कि हाँ भाई किसी को ना बताएं, ठीक है। तो बताने वाली स्थिति कब आएगी? बताने वाली स्थिति तभी आएगी जब उसके कार्यों से जो समाज है या कोई व्यक्ति है, समूह है, वो प्रभावित होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न यह आपका बनता है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि जैसे मुझे पता लगा कि वह समलैंगिक है, ठीक है, वह समलैंगिक है और इस जानकारी से मेरा दृष्टिकोण, मेरे सोचने का नज़रिया जो है वो क्या होगा, ठीक है। मेरे सोचने का नज़रिया दो ही तरीके का हो सकता है, या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा। नहीं यार, ये बहुत गलत चीज़ करता है और बहुत ही गंदी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ऐसा सोचेंगे। और या तो ये सोचेंगे कि हाँ भाई ये उसकी खुद की इच्छा है, भाई उसमें हम मना नहीं कर सकते। देखिए, जैसे विषम लैंगिक, जैसे एक मेल फीमेल में इंटरेस्ट रखता है तो इसको विषम लैंगिकता कहते हैं, ठीक है। अब समलैंगिकता एक मेल और मेल के बीच में होती है, अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में अब आपकी इच्छा है, जो आपका अट्रैक्शन या आकर्षण जो है वो विषम लैंगिक के मतलब उसके साथ में है। अब उस व्यक्ति का, उस लड़के का जो आपका रूममेट है, उसकी जो आकर्षण है उसका एक मेल के प्रति है, तो ये खुद की इच्छा हुई ना। नैतिक दायित्व तो यही बनता है कि भाई ये उसकी पर्सनल इच्छा है, वो अपना जाने, ठीक है। तो देखिए, जो समलैंगिकता है ये एक प्राकृतिक मामला है। सबसे पहली बात ये नेचुरल है, इसमें ऐसी कुछ बात नहीं। नेचुरल, मुझे जो पसंद है भाई, मुझे एक लड़की पसंद है, किसी को लड़का पसंद होगा, तो इसमें दोनों ही बराबर चीज़ें हैं, इसको अन्यथा चीज़ों को नहीं लिया जाना चाहिए,
ठीक है, जैसे आपको एक लड़की पसंद है, उसको एक लड़का क्यों नहीं पसंद हो सकता। ठीक है, तो इसी पर इन्हीं आधारों पर बातें कही जाती हैं। ठीक है, विषम लैंगिक और समलैंगिक रुचि का मामला होता है। भाई सीधी सी बात है, आपका और जो ए नाम का व्यक्ति है और एक आर जो आपका रूममेट है, तो रूममेट की जो रुचि है या इंटरेस्ट जो है वो एक मेल में है, तो ये उसकी खुद की रुचि का मामला है, इंटरेस्ट का मामला है। उसमें आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। दखलंदाजी तभी करेंगे जब कोई व्यक्तिगत हित आपके प्रभावित हो रहे हो या समाज के हो रहे हो या किसी समूह के हो रहे हो। तब आपका दायित्व बनता है कि आपको आगाह करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। ठीक है, एक सामाजिक दबाव भी होता है कि जैसे एक सामाजिक दबाव भी होता है कि समाज से एक प्रेशर पड़ता है कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, ये मेल और मेल के बीच में ये समलैंगिक संबंध जो है नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें बतानी चाहिए लोगों को। ठीक है, आपके अंदर भी एक चीज़ आती है, झिझक जाते हैं कि हाँ ये मुझे चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है, तो दृष्टिकोण आपका कैसा होगा ये डिपेंड करता है, डिपेंड उसी पे करेगा, या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा, दो में से एक ही होगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, मुझ पर विश्वास करता है तभी राज बताए। जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिक दायित्व है, एक नैतिक दायित्व के तरीके से ही उसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको बात बताई। तो आपका जैसे आप ये नाम के व्यक्ति है कोई, तो इसका दायित्व तो उस फ्रेंड के प्रति भी है और समाज के प्रति भी है, लोगों के प्रति भी है, लोगों को आगाह करने के प्रति भी है। अब जैसे मान लीजिए गलत तरीके से वो रिलेशनशिप बनाता है जाके किसी मेल या फीमेल के साथ में। अब जैसे किसी को नहीं पता है, बाय द वे मान लीजिए जो रूममेट है आपका किसी गर्ल्स के साथ में गलत तरीके से रिलेशनशिप बनाता है जाके, ठीक है, जबकि उसको पसंद क्या है, उसको पसंद कोई और चीज़ है। ठीक है, उसको मेल में इंटरेस्ट है। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा, ऐसे स्थितियों में गलत चीज़ें होने लगेंगी। तो ऐसे स्थितियों में आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को बताना है समाज को। लेकिन नहीं बताना किस समय है, उस समय कि जब आपके खुद के रिलेशन उसके बीच में है और प्लस एक नैतिक दायित्व भी है कि उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था। तो ये आपके दृष्टिकोण का मुद्दा हो गया। अगली चीज़ क्या है, अगली जो और लास्ट चीज़ है, तीसरा प्रश्न क्या उठता है कि इस जानकारी के बाद उसके प्रति मेरा व्यवहार क्या होगा। ठीक है, तो देखिए संबंधों में या तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो रिलेशन में मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा और या तो नहीं आएगा, दो ही चीज़ें होंगी। ठीक है, मैं अपने जैसे चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है, कि संबंधों में बदलाव भी नहीं आए और हमें उससे दूरी बनाकर भी रखनी है। ठीक है, कि हम रिलेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक सामान्य दूरी, हमें उस रूममेट से एक सामान्य दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मेरा खुद का दायित्व है कि भाई जो व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग है, अब कल की डेट में जैसे मान लीजिए किसी बात पे टच करने लगा, या वही टच करने लगा, या मेरे टच करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके टच करने से उसकी फीलिंग पे परिवर्तन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सॉरी, तो कहने का मतलब यह है कि इस जानकारी के बाद आपके अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों में व्यवहार में भी परिवर्तन करना होगा, और कई चीज़ों में परिवर्तन नहीं भी करना होगा। कि जैसे आप पहले रह रहे थे वैसे ही रहिए, लेकिन एक नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखिए। ठीक है, यौन विषय में अगर आप बात कर रहे हैं या सेक्स के लिए बात कर रहे हैं उन चीज़ों पर, तो उन चीज़ों पर बात करते समय आप बहुत सावधानी बरतिए कि जो व्यक्ति है, जो जिसका रूममेट है, जो मेल में इंटरेस्ट रखता है, तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई दोनों लोगों के बीच में अगर बातें भी होती हैं, तो उन बातों पर आपको क्या करना है, उन बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सावधानी से बातें करनी है। क्योंकि देखिए, बात करेंगे सेक्स के लिए या यौन विषय के संबंधित अगर चीज़ों पर बात करेंगे, तो आपके लिए तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हंसी में उड़ा देंगे, लेकिन ये उसके लिए मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सारे आयामों को ध्यान में रखकर ही आपको पूरे उत्तर जो केस स्टडी है उसको बताना है। और लास्ट में आप किसे चुनना चाहेंगे। ठीक है, तो भाई मेरा एक बैलेंस व्यू होगा कि जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि व्यक्ति या समूह के जो
हित हैं, अगर प्रभावित हो रहे हैं तो मैं बताऊंगा, अन्यथा जो चीज़ें हैं वैसे चलती रहेंगी, नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है, और एक दोस्ती के लिहाज से भी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। अब ये बाकी मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि उस, देखिए बहुत सारे केस स्टडी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यू आते हैं, तो आपको अपने व्यूज़ में लिखना है, लिखनी यही चीज़ें हैं लेकिन अपने व्यूज़ में लिखना है, ठीक है। तो अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए, 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। इसकी जो आपको पीडीएफ है वो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग, व्हाट्सएप नंबर है 9140085178, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।